नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राज क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्लास में हम इतिहास की जिस कड़ी के विषय में बातें करने जा रहे हैं वह है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी और उनकी उपलब्धियों के बारे में। जी हाँ, आपको याद होगा कि मगध पर जिन शक्तिशाली वंशों ने शासन किया उसमें सबसे पहला वंश जो था वह हर्यक वंश था, दूसरा वंश शिशुनाग वंश था, तीसरा वंश नंद वंश था, जिसके अंतिम सम्राट धनानंद की चंद्रगुप्त मौर्य और उनके प्रधान सेनापति चाणक्य ने हत्या करके एक नए साम्राज्य की नींव रखी, जिसे हम मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं। जी हाँ, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के उन सम्राटों में से एक थे जिसने एक ऐसी शासन व्यवस्था की नींव डाली जैसी शासन व्यवस्था हमें अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलती है, ना ही यूनान में और ना ही भारत के अतिरिक्त किसी भी अन्य देश में इस प्रकार की शासन व्यवस्था हम देखते हैं। तो पहली दफ़ा इतिहास जो है वो लिखित रूप में तिथि क्रम के अनुसार, काल क्रम के अनुसार इसकी शुरुआत जो है वो मौर्य साम्राज्य से ही मानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ये जो बालक रूप में थे तो बहुत ही साधारण परिवार से ये बिलोंग करते थे, बहुत ही साधारण परिवार से ये आते थे। हालांकि आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य बहुत प्रतापी, बहुत वीर और बहुत बड़े साम्राज्य के निर्माता बने, बहुत बड़े साम्राज्य के संस्थापक बने, लेकिन प्रारंभिक जीवन जो है वो इनका कष्टमय ही बीता। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किस वंश से या किस कुल से संबंधित थे, इसके विषय में इतिहासकारों में बहुत मतभेद हैं। जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र जाति का बताते हैं, वहीं बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय जाति से संबंधित बताते हैं। जैसे दीपवंश में और महावंश में यह उल्लेखित है जो बौद्ध ग्रंथ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता मौर्य जाति के थे और मौर्य जाति जो है वो शाक्य वंश की थी, और शाक्य जो थे ये शाक्य मतलब मौर्य जाति के जो शाक्य थे वो पिपली वन में निवास करते थे और पिपली वन में ही चंद्रगुप्त मौर्य के पिता और उनकी माता का निवास स्थान पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ उन्हें क्षत्रिय बताने की भरपूर कोशिश करते हैं और ऐसा माना जाता है कि क्षत्रियों के आपसी संघर्ष में चंद्रगुप्त के पिता की मौत हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात उनकी माता, हालांकि उनके माता पिता का नाम जो है वो इतिहास में कहीं भी दर्ज नहीं है कि उनकी माता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, लेकिन इतिहासकार ये बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता की मृत्यु होने के बाद उनकी माता जो है वो पाटलिपुत्र में आकर के निवास करने लगी और यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन जो है वो मयूर पालकों के बीच में व्यतीत हुआ, वो चरवाहों के बीच में व्यतीत हुआ, वो शिकारियों के बीच में व्यतीत हुआ। मतलब कि एक के बाद एक लोगों के हाथों में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो चलते चले गए और अंत में एक शिकारी ने उन्हें खरीद लिया, ऐसी कथा पाई जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली थे, विलक्षण बुद्धि के का संयोग जो है वो इनमें देखने को मिलता है। इनके जन्म से संबंधित एक बहुत ही रोचक कहानी भी पढ़ने को मिलती है। वो कहानी ये है कि एक बार चंद्रगुप्त मौर्य अपने कुछ साथियों के साथ में खेल रहे थे। ये खेल जो था वो राजा और अमात्य का था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं राजा बने हुए थे, सम्राट बने हुए थे और इनके बाकी साथी जो हैं वो अमात्य या मंत्री बने हुए थे। ये इनके खेल में एक ऐसा प्रसंग आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने साथियों के साथ में किसी व्यक्ति का न्याय कर रहे हैं। कुछ बालक जो हैं वो दोषी के रूप में हैं और चंद्रगुप्त मौर्य उनका न्याय कर रहे हैं। इस पूरे खेल को चाणक्य दूर खड़े होकर के देख रहे थे और उन्होंने यह भांप लिया था कि यह बच्चा जो है, यह बालक जो है वह विलक्षण बुद्धि से संपन्न है और ये बहुत कुछ बड़ा कर सकता है, ये बहुत आगे बढ़ सकता है, इसको सिर्फ अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो ये सारा चीज़ देख करके उन्होंने शिकारी से 1000 रुपये में चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया। हालांकि 1000 रुपये आज के शब्दों में है 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी यदि हम कहें
तत्कालीन जो परिवेश है उसके अनुसार तो ये बहुत बड़ी रकम थी। यानी एक बालक के लिए इतनी बड़ी रकम चाणक्य ने शिकारी को दी और उसने चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया। चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदने के बाद चाणक्य उसे तक्षशिला ले गए और तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दीक्षा जो है वो संपन्न हुई। इस तरह से गुरु और शिष्य का संबंध, चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य का संबंध जो है एक दूसरे के साथ में स्थापित हो गया। बताते चले कि चाणक्य कुल से ब्राह्मण थे और नंदों से वो किसी बात को लेकर के काफ़ी रुष्ट थे। वो नंद वंश का विनाश चाहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी बहुत ही महत्वाकांक्षी थे और वो चाहते थे कि पूरा का पूरा मगध उनके अधीन हो जाए, पूरा का पूरा उत्तर भारत उनके अधीन हो जाए, पूरा का पूरा भारत उनके अधीन हो जाए। तो ऐसे महत्वाकांक्षी शिष्य के साथ में यानी बल और बुद्धि का बेहतरीन संयोग, चाणक्य की बुद्धि और चंद्रगुप्त मौर्य के बल के परिणाम स्वरूप दोनों ने मिलकर के एक बहुत बड़े साम्राज्य का स्वप्न देखा और इसे पूरा करने के लिए वे निकल पड़े। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सेना इकट्ठी की और इस सेना को लेकर के उन्होंने मगध पर आक्रमण कर दिया। उस समय में मगध के तत्कालीन शासक जो थे वो धनानंद थे, लेकिन इस आक्रमण में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को मुंह की खानी पड़ी, उनकी हार हुई और धननंद जो थे वो इतना ही कुपित हुए कि उन्होंने इन्हें प्राण दंड की आज्ञा दे दी। यानी कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को प्राण दंड देने के लिए आदेश दिया। किसी तरह से चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ से भाग निकले। तो मगध पर पहला इनका जो आक्रमण था वो असफल सिद्ध हुआ, मतलब उन्हें एक सफलता नहीं मिली। मगध जो है वो मौर्यों की राजधानी बाद में बनी ही, इसके पहले वो हर्यक वंश की भी राजधानी थी, वो शिशुनाग वंश की भी राजधानी थी और नंद वंश की भी राजधानी थी। तो मगध का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल था, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था। मगध जो है वो सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था, चारों ओर से सुरक्षित था। ऐसी स्थिति में चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध पर अधिकार करना चाहते थे। इसके सहारे वे सारे प्रदेशों पर अपना अधिकार करना चाहते थे। लेकिन पहली बार जब आक्रमण किया इन्होंने तो इन्हें असफलता हासिल हुई। किसी तरह से ये जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। भागते भागते जंगल ये भटकते रहे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक। काफ़ी समय इसी तरह से व्यतीत हो गया। चूँकि असफल आक्रमण था इसलिए इनकी सेना भी नष्ट हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में एक दिन चंद्रगुप्त को रास्ता दिखाई दे दिया। वह रास्ता क्या था? मगध पर कैसे अधिकार करना है। इससे भी संबंधित एक बड़ी ही रोचक जानकारी पुस्तकों में उपलब्ध है, वो कहानी भी आप सुनते चलिए। हुआ ये कि भटकते भटकते एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य एक जंगल में एक बुढ़िया की कुटिया में जा पहुँचे। वो बूढ़ी माता जो है वो अपने बच्चे को रोटी पका करके दे रही थी। उनका छोटा सा बच्चा जो है वो उसने बीच से रोटी को तोड़ा और उसे खाने का प्रयत्न किया, लेकिन उसका मुंह जल गया। तब बूढ़ी माता ने उसे डांटते हुए कहा कि तुम्हारा यह कार्य बिल्कुल चंद्रगुप्त की भांति है। उसके बच्चे ने पूछा कि माँ मैं क्या कर रहा हूँ और चंद्रगुप्त ने क्या किया था। तब बूढ़ी माता ने कहा कि चंद्रगुप्त भी सीमावर्ती प्रदेशों को अधिकार में करने की बजाय सीधे मगध पर आक्रमण किया और तुमने भी रोटी किनारे से तोड़कर खाने की बजाय बीच से खाना प्रारंभ किया। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा मुंह जलना था और चंद्रगुप्त को हार मिलनी थी। इतना सुनते ही चंद्रगुप्त को अपनी भूल का एहसास हो गया कि उसने कहाँ गलती की है। लिहाजा वो वहाँ से निकल पड़ा और चाणक्य के साथ मिलकर के उसने सबसे पहले सीमावर्ती प्रदेशों पर अपना अधिकार या विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करना प्रारंभ किया। चूँकि बहुत दूरदर्शी थे चाणक्य, उन्हें राजनीतिक उनकी क्षमता बहुत ज़्यादा थी, उन्हें राजनीतिक और भौगोलिक ज्ञान भी बहुत ज़्यादा था। ऐसी स्थिति में सबसे पहले चंद्रगुप्त ने चाणक्य के साथ मिलकर के उत्तरापथ पर, है ना, यानी कि पंजाब, पश्चिमोत्तर भारत जिसे हम कह सकते हैं, उन प्रदेशों पर अपना अधिकार स्थापित करने की चेष्टा की। वो उधर विजय प्राप्त करने के लिए चले गए। उन्होंने फिर से अपनी छोटी सी सेना इकट्ठी की। हमें ये भी याद रखना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल और यूनानी शासक सिकंदर का शासनकाल जो है उस समय में
एक ही था, मतलब एक ही माना गया है उस समय में। सिकंदर भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था और ऐसी स्थिति में उसने पंजाब के बहुत सारे भागों पर अपना अधिकार जमा लिया था। वो धीरे धीरे सिंधु प्रदेश की ओर आगे बढ़ता आ रहा था। चाणक्य और चंद्रगुप्त यह चाहते थे कि सिकंदर जो है वो मगध पर आक्रमण करे और नंदों का विनाश हो, नंदों का शासन जो है वो मगध से समाप्त हो जाए। और उनकी यह भी योजना थी कि जब सिकंदर यूनान वापस लौट जाएगा तो वो मगध पर अपना अधिकार स्थापित कर लेंगे। लगभग ऐसी ही रणनीति लेकर के चाणक्य और चंद्रगुप्त सिकंदर से मिलने गए। उनकी मुलाकात सिकंदर से हुई भी, लेकिन चंद्रगुप्त के अहंकारी विचारों से सिकंदर इतना रुष्ट हुआ कि उसने चंद्रगुप्त को मौत के घाट उतारने के आदेश दे दिए। यहाँ से भी चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भाग निकले, अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग निकले। तो वहाँ से भी इनका पलायन हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का। उसी समय में सिकंदर जो है वो पंजाब और इसके सीमावर्ती क्षेत्र जो है, हेरात है, कंधार है, इन जगहों पर सिकंदर का अपना आधिपत्य स्थापित हो गया था। यहाँ अपने यूनानी क्षत्रपों की नियुक्ति करके सिकंदर वापस यूनान चला गया, है ना। और उनके वापस जाते ही पश्चिमोत्तर प्रदेश की जनता जो है और सीमावर्ती प्रदेश की जनता ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को सुलगाने में, चिंगारी को भड़काने में चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत बड़ा हाथ था। वहाँ की जनता ने यूनानी क्षत्रप फिलिप की हत्या कर दी और फिलिप की हत्या के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने उस पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो अब ऐसी स्थिति में जो पश्चिमोत्तर भारत है, जो उत्तरापथ है, उन क्षेत्रों में चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था प्रारंभ हो गई। उनके साम्राज्य की स्थापना वहीं हो गई थी। फिर भी इतनी विजय पाने के बाद भी चंद्रगुप्त मौर्य को शांति नहीं थी। वो जब तक मगध उनके अधिकार में नहीं आता तब तक वो शांत बैठ भी नहीं सकते थे। लिहाजा उन्होंने मगध पर आक्रमण करने की योजना बनाई कि अब चूँकि पश्चिमोत्तर प्रदेश जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के कब्ज़े में आ चुका था, तो अब मगध कैसे उनके अधिकार में आए, इसके लिए उन्हें एक विशाल सेना की ज़रूरत थी जो कि नंदों की सेना का मुकाबला कर सके। तो उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र के जो सम्राट थे, जो राजा थे, पर्वतक नाम के, उनके साथ में एक संधि की। इस संधि के अनुसार पर्वतक ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी सेना देना स्वीकार कर लिया कि हाँ, मगध के विजय के लिए मैं अपनी सेना आपको दूंगा। तो पर्वतक की सेना को लेकर के और बाकी और छोटे छोटे राजाओं की सेना को लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध पर आक्रमण किया और मगध पर आक्रमण के बाद उसे विजय भी प्राप्त हुई। नंदों की सब परिवार हत्या कर दी गई और मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभुत्व स्थापित हुआ। ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि पश्चिमोत्तर भारत में उत्तरापथ के क्षेत्रों में अधिकार जमाने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर पताका फहराया और मगध की गद्दी पर आसीन हुए। इसके बाद में अब थोड़ी सी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। ये कहानी नहीं है, ऐतिहासिक तथ्य हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। राजा पर्वतक ने चूंकि मगध की सत्ता हासिल करने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी और उनकी यह शर्त थी कि आप जीते हुए राज्य का आधा प्रदेश जो है वो पर्वतक को दे देंगे। तो पर्वतक ने संधि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य से आधे राज्य की मांग की, जिसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अस्वीकार कर दिया और चाणक्य ने बड़ी ही कूटनीति के साथ में राजा पर्वतक की हत्या करवा दी और चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य को निष्कंटक बना दिया। अब ऐसा कोई भी विरोधी नहीं था जो चंद्रगुप्त मौर्य के सामने ठहर सके। हाँ, आगे चल करके पर्वतक के पुत्र मलय केतु ने भी इस संधि के अनुसार आधे राज्य की मांग की। वह कट्टर दुश्मन हो चुका था चंद्रगुप्त मौर्य का, लेकिन मलय केतु की शक्ति को भी राजनीतिक कूटनीति का सहारा लेते हुए चाणक्य ने छीन कर दिया और उसे दुर्बल बना दिया। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो काफ़ी बड़े क्षेत्र जो है वो उनके अधिकार में आ चुका था। मगध से लेकर के पूरा का पूरा पश्चिमोत्तर भारत जो है वो उनके अधिकार में आ चुका था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की विजय लिप्सा यहीं समाप्त नहीं हुई। वो और भी आगे
बढ़ करके पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे, राजनीतिक सांस्कृतिक एकता को कायम करना चाहते थे। उधर पुनः देखिए कि 322 ईसा पूर्व में जब सिकंदर भारत से लौट करके यूनान गया तो बेबीलोन में उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु के पश्चात उनके जो भारतीय क्षत्रप थे, विशेषकर कि सैल्यूकस और एंटीगोनस, इन दोनों ही काफ़ी महत्वाकांक्षी थे। तो इन दोनों में भारतीय प्रदेशों पर अधिकार करने को लेकर के युद्ध हुआ। इस युद्ध में एंटीगोनस पराजित हुआ और सैल्यूकस की विजय हुई। सैल्यूकस भी सिकंदर की भांति उतना ही महत्वाकांक्षी था और पूरे भारत पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। लिहाजा उसने सिंधु नदी को पार किया। सिंधु नदी को पार करने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में उसका युद्ध हुआ। इस युद्ध में सैल्यूकस पराजित हुआ, बुरी तरह से पराजित हुआ और पराजय के परिणाम स्वरूप सैल्यूकस को कंधार, हेरात, अफगानिस्तान और पंजाब के कुछ क्षेत्र जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़ गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इस संधि का मान रखा और 500 हाथी उपहार के रूप में सैल्यूकस को दिए। साथ ही साथ सैल्यूकस ने बहुत सारी रत्न मुद्राएं भी चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। अपनी पुत्री का विवाह भी सैल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। साथ ही साथ अपने एक राजदूत मेगास्थनीज को भी चंद्रगुप्त के दरबार में रख दिया। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार वैवाहिक संबंध कह ले, मित्रता संबंध कह ले, संधि संबंध कह ले, इन संबंधों के द्वारा यूनान से अपना रिश्ता जोड़ा और भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार विदेशों तक फैलाया और विदेशों की सभ्यता संस्कृति को भी लेकर के वो भारत आए। तो इस प्रकार सैल्यूकस से भी उनका युद्ध हुआ। सैल्यूकस से युद्ध ही उनका अंतिम युद्ध नहीं था। इसके बाद इन्होंने दक्षिण भारत की तरफ अपने पैर पसारने प्रारंभ किए। मालवा है, अवंती है, सौराष्ट्र है, ये प्रदेश भी इन्होंने अपने अधिकार में कर लिए। रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में हम यह पाते हैं कि सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनवाई थी और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का निर्माण भी सौराष्ट्र में कराया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनका शासन पूरे पश्चिमोत्तर भारत से लेकर के ये आपका दक्षिण तक यानी मैसूर तक फैला हुआ था। इतना विस्तृत साम्राज्य जो है कभी और देखने को नहीं मिला। हाँ, तुलनात्मक अध्ययन में भी मैं आपको बता दूं कि आगे चल करके जो इनके पुत्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे बिंदुसार अमित्रघात, इनकी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं थी। इन्होंने चंद्रगुप्त द्वारा जीते हुए प्रदेशों का ही सही से संचालन किया, उस शासन व्यवस्था को और मजबूत किया। अशोक के हिस्से में भी कुछ अतिरिक्त नहीं आया कलिंग विजय को छोड़ करके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कलिंग जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध का हिस्सा नहीं था, वो अशोक के शासनकाल में हुआ। लेकिन ये बात की बातें हैं, इस पर आगे चल करके हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि संपूर्ण उत्तरापथ पर आपको से लेकर के मगध पर, इसके अतिरिक्त सौराष्ट्र पर, मालवा पर, अवंती पर, मैसूर तक, यहाँ तक पूरा का पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित हो चुका था। इन्हें जम्बूद्वीप का एक छत्र सम्राट भी कहा गया है और इतना प्रतापी शासक कभी और देखने को नहीं मिलता है। एक बात का और उल्लेख करना यहाँ बहुत ही ज़रूरी है कि पहली दफ़ा इतना सुदृढ़ शासन प्रणाली की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, जो हम बाद में देखने को नहीं पाते हैं। अशोक महान हो चाहे अकबर महान हो, किसी ने भी चंद्रगुप्त मौर्य की भांति इतनी सुसंस्कृत और सुसंगठित साम्राज्य की जो इकाई है, राजनीतिक इकाई है या उसका सुशासन है, उसे स्थापित करने में सफलता नहीं प्राप्त की जितनी कि चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से भारत के एक बड़े भूभाग को, भारत ही नहीं बल्कि इनके वैदेशिक संबंध भी स्थापित हो चुके थे, तो एक बड़े भूभाग पर अपना अधिकार कायम करने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी शासन व्यवस्था पर भी बहुत अच्छा ध्यान दिया। क्योंकि चाणक्य जैसे गुरु इनके पास थे जो इनके प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे, और चाणक्य ने चंद्रगुप्त के जीवन की समस्त कठिनाइयों को एक सिरे से ख़त्म कर दिया और इनके राज्य को निष्कंटक बना दिया। तो इस तरह से ये इनका जीवन जो था, चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन था, और ये इनकी उपलब्धियाँ थी, इनकी विजय गाथाएँ थी। यह माना जाता है कि अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था, और जैन धर्म को अपनाने के बाद ये जैन साधु भद्रबाहु के साथ मैसूर चले गए थे। इन्होंने अपना अंतिम समय एक पहाड़ी पर व्यतीत किया जिसे कि चंद्रगिरी पर्वत के नाम से आज भी जाना जाता है, और इस पर्वत पर
चंद्रगुप्त बस्ती नाम का एक मंदिर भी पाया जाता है। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने का देहावसन हुआ और उनके देहावसन के बाद में उनके पुत्र बिंदुसार अमित्रघात का शासन प्रारंभ होता है। तो एक नज़र बिंदुसार अमित्रघात के शासन व्यवस्था पर देखते हुए चलते हैं कि किस तरह से बिंदुसार अमित्रघात ने भी चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित साम्राज्य को और भी आगे बढ़ाया, एक सुसंगठित शासन व्यवस्था की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को भारतीय साहित्य में बहुत अलग अलग नामों से जाना गया है और विदेशी साहित्य भी इसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए कि वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारीसार के नाम से जाना गया है। वहीं चीनी कोश इसे बिंदुपाल के नाम से जानते हैं। पुनः हम आते हैं यूनानी कोश में इसे अमित्रोचेडस या अमित्रोचेट्स के नाम से जाना गया है। संस्कृत में अमित्रघात या विरुद्ध यानी शत्रुओं का विनाश करने वाला इसे कहा गया है, यानी बिंदुसार अमित्रघात को शत्रुओं का विनाश करने वाला कहा गया है। तो ये हम देख रहे हैं कि बिंदुसार जो है जब गद्दी पर बैठे तो उस समय में चाणक्य जीवित थे और चाणक्य भी बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बिंदुसार का भी उसी तरह से साथ दिया जैसे कि वो चंद्रगुप्त मौर्य का साथ देते हुए आए थे। उन्होंने बिंदुसार के राज्य को भी निष्कंटक बना के रखा और बहुत जगह, जैसे कि तिब्बती लेखक तारानाथ हैं, वो कहते हैं कि चाणक्य ने बंगाल की खाड़ी से लेकर के अरब सागर तक का जितना भी प्रदेश था उस पूरे प्रदेश को जीत करके बिंदुसार को सौंप दिया था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक बड़ा ही जो है साम्राज्य बिंदुसार ने भी स्थापित कर लिया था और इसकी शासन व्यवस्था भी बिल्कुल उसी प्रकार की थी जिस प्रकार की चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था चल रही थी। हाँ, कहीं कहीं पे हम किसी पुस्तक में उल्लेख पाते हैं कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में जनता ने वहाँ के आमत्य से परेशान होकर के तंग आकर के विद्रोह कर दिया था और इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। तो तक्षशिला के विद्रोह को अशोक ने दबाया और वापसी में उसने खस जाति के लोगों के साथ भी मिल करके उस क्षेत्र को भी मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बिंदुसार के शासनकाल में भी तक्षशिला के साथ साथ खस प्रदेश जो था वो साम्राज्य में शामिल हो चुका था। तो साम्राज्य की वृद्धि जो है वो लगातार चल ही रही थी। एक बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपको याद रखनी है कि बिंदुसार जो है वो दार्शनिक विचारों के थे। उनके जीवन में दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान था और लगभग उन्हीं सारी नीतियों को आगे बढ़ाया गया जो चंद्रगुप्त मौर्य ने कायम किया था। जैसे वैदेशिक संबंध जो है यूनान के साथ अभी भी अच्छे संबंध थे और बहुत सारे राजदूत जो थे वो विदेशों से आते थे, जैसे कि डायोमेकस जो हैं वो आए और सीरिया के सम्राट जो एंटीओकस थे उनके साथ भी बिंदुसार के बहुत अच्छे संबंध थे। एक बार बिंदुसार ने एंटीओकस से कुछ शराब, अंजीर और एक दार्शनिक को भेजने का आग्रह किया कि आप उसे हमारे भारत भेजिए। तो एंटीओकस ने शराब और अंजीर भेजना तो स्वीकार कर लिया, लेकिन राजदूत और दार्शनिक को भेजना स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनका कहना था कि दार्शनिकों का विनिमय नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ जो है वो पुरानी ही प्रथा चलती आ रही थी और लगभग बहुत सारी जगहों पे ये उल्लेख मिलता है कि 272 ईसा पूर्व में, कहीं कहीं पे ये उल्लेख है कि 270 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद में साम्राज्य जिसके हाथ में चला गया वो अशोक थे और अशोक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके हर चीज़ को, जैसे अशोक की जीवनी है वो आपको जानना ज़रूरी है, अशोक का कलिंग युद्ध जानना ज़रूरी है, उसकी विजय और उसकी उपलब्धियां जानना आपको ज़रूरी है, उसका पुनः बौद्ध धर्म में दीक्षित होना, धम्म का प्रचार प्रसार करना, ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अशोक वह पहले शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को विदेशों तक भेजा और किस तरह से एक तलवार के बल पर जिस साम्राज्य की नींव रखी गई थी वह साम्राज्य धीरे धीरे शांति की ओर अग्रसर होता चला गया। तो ये तो बात की बात है। अभी फिलहाल इस क्लास में आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, आपने बिंदुसार के बारे में पढ़ा। चलिए चलते चलते एक आपको छोटी सी कहानी भी सुनाती चलती हूँ
जो आपको यहाँ ऐसे तो इतिहास की किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। एक दफ़ा क्या हुआ कि चूंकि प्रदेश काफ़ी विस्तृत हो चुका था बिंदुसार का, तो बिंदुसार ने अपने सारे मंत्रियों की एक सभा बुलाई और पूछा कि कौन सी वस्तु ऐसी है खाने पीने की जो कि बहुत ही सस्ती हो और जिसे आसानी के साथ प्रजा को उपलब्ध कराया जा सके। चूँकि अनाज जो है वो खरीदे जाते थे, तो बहुत सारे मंत्री ऐसे भी होते हैं जो कि चापलूस होते हैं। उन्होंने कहा कि अनाज खरीदने में तो पैसे की बर्बादी होती है। एक अमात्य जो था वो शिकार का बड़ा ही शौकीन था, वो शिकार करता था और जानवरों को, मरे हुए जानवरों का मांस लेकर के आता था। तो इस शिकार के लिए उसे पैसे नहीं देने पड़ते थे और मांस उसे मिल जाता था। तो उसने बिंदुसार को कहा कि सबसे सस्ती चीज़ जो है वो मांस है। इससे क्या होगा कि ये तो हमें मुफ्त में मिल भी जाएगी और साथ ही साथ हमें किसी भी प्रकार का पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और ये जनता के लिए खाद्य पदार्थ के रूप में एक पौष्टिक तत्व भी होगा, पौष्टिक भोजन भी होगा। हालांकि बिंदुसार इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि क्या, चाणक्य से पूछा कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मांस जो है वो जनता के लिए पौष्टिक तो है लेकिन ये सबसे सस्ती है। तो चाणक्य ने कहा कि मैं इसका उत्तर आपको कल दूंगा, कल मैं राज दरबार में इसका उत्तर दूंगा। सभा जो है वो बर्खास्त हो गई। रात के वक्त में चाणक्य उस शिकारी अमात्य के घर पहुंचे, दरवाज़ा खटखटाया तो चाणक्य को देख करके जो अमात्य है वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया। उसने पूछा, महाराज इतनी रात में आने का वजह क्या है, आने की वजह क्या है, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि सम्राट को 1 तोले मांस की ज़रूरत है, लेकिन वो किसी विश्वास पात्र व्यक्ति का ही होना चाहिए। उनकी जान को संकट है और राजवैद्य ने बताया है कि किसी विश्वास पात्र व्यक्ति के मांस से ही उन्हें राहत मिल सकती है। इतना सुनते ही जो शिकारी अमात्य था उसके होश उड़ गए, उसे पसीने निकलने लगे। उसने तुरंत अपनी तिजोरी का दरवाज़ा खोला और वहाँ से स्वर्ण मुद्राएं ला करके चाणक्य को दे दिया। 1000 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए बोला कि महाराज मुझे माफ़ करें और आप किसी और से 1 तोला मांस लेकर के महाराज को समर्पित कर दे, मुझे बख्श दे। इसी तरह से चाणक्य फिर दूसरे मंत्री के यहाँ पहुँचे। उनसे जब मांग की गई मांस की तो उसने भी वही क्रिया अपनाई। उसने स्वर्ण मुद्राओं का भंडार उठा करके चाणक्य को दे दिया, लेकिन मांस देने से इनकार कर दिया। ऐसा करते करते कई एक अमात्य के यहाँ चाणक्य गए, लेकिन किसी ने भी मांस देना, अपने शरीर का कोई हिस्सा काट कर देना सम्राट के लिए स्वीकार नहीं किया। सुबह सुबह स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए बड़े बड़े बैग, बड़े बड़े थैले लेकर के चाणक्य दरबार में उपस्थित हुए। उतनी स्वर्ण मुद्राओं को देख करके बिंदुसार ने पूछा कि ये क्या है? तब चाणक्य ने पूरी कथा सुना दी, सारी बातें बता दी कि किस तरह से ये जो है स्वर्ण मुद्राएं 1 तोला मांस ना देने के बदले अमात्यों ने दिया है। यानी कि इतने स्वर्ण मुद्राएं मिलकर के भी 1 तोले मांस का इंतजाम नहीं कर सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मांस जो है वो सस्ती चीज़ नहीं है, वो बहुत ही महंगी चीज़ है। और महंगी क्या, इसे देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जो मूक है, जो नहीं बोल सकता है, ऐसे पशु जो हैं, भले ही हम उनका शिकार करके मांस एकत्रित कर ले, मांस संग्रहित कर ले, लेकिन यह किसी भी तरह से सस्ती चीज़ नहीं है और जान की कोई कीमत ही नहीं हो सकती है। जान की कीमत के बदले कितना भी धन दिया जाए वो जान की कीमत हो ही नहीं सकती है। तो इस तरह से उनकी इस प्रणाली से, उनके इस तर्क से बिंदुसार बहुत ही प्रसन्न हुए। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब चाणक्य ने समय समय पर सही राजनीति जो है, राजनीति को एक नई दिशा दी, सम्राटों को एक नई तरह की राजनीति सिखाई। और यहाँ तक कि चाणक्य नीति जिसे हम आज भी पढ़ते हैं कि किस तरह के माहौल में, किस तरह की परिस्थिति में किस तरह से लोगों का व्यवहार होना चाहिए, ये सारा आज भी उतना ही उपयोगी है, आज भी उतना ही लाभप्रद है जितना कि वो तत्कालीन समय में था। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ा। अब अगली क्लास में हम अशोक की जीवनी और उसकी उपलब्धियों के बारे में और उसके प्रमुख कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और साथ में यह भी कि अशोक को महान क्यों कहा जाता है, अशोक को महान कहने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य को महान क्यों ना कहा जाए। तो बस इसी के साथ आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।